नमस्ते। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे चैप्टर को खोलने जा रहे हैं जो बहुत कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स है और विरोधाभासों से भरा हुआ है। बात हो रही है खिलाफत आंदोलन की। एक ऐसी कहानी जिसमें एकता की ऐसी मिसालें हैं जो आज भी हैरान करती हैं, तो वहीं बंटवारे का दर्द भी उतना ही गहरा है। अब सवाल यही है ना, कि आखिर तुर्की में बैठे खलीफा, उनका तख्त, भारत की आज़ादी की लड़ाई का इतना बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा कैसे बन गया? मतलब कनेक्शन क्या था? यही वो पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरे मूवमेंट की जड़ तक पहुंचने के लिए ना, हमें एक आइडिया को समझना होगा। एक ऐसा आइडिया जो उस दौर में पूरी दुनिया में, खासकर मुस्लिम दुनिया में जोर पकड़ रहा था, और वो था पैन इस्लामिज्म। अब ये पैन इस्लामिज्म है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब था कि दुनिया भर के जितने भी मुसलमान हैं वो सब एक कम्युनिटी हैं, एक उम्मत हैं, और उनका एक ही स्पिरिचुअल लीडर है, तुर्की का सुल्तान, जिसे खलीफा कहा जाता था। तो ये असल में वेस्टर्न कॉलोनियल ताकतों के खिलाफ एक ग्लोबल मुस्लिम यूनिटी की कॉल थी, और यही सोच, यही आइडिया खिलाफत आंदोलन की बुनियाद बना। अब ये जो भावना थी ना, ये और भड़की जब बाल्कन वॉर्स में ब्रिटेन ने तुर्की के खिलाफ क्रिश्चियन पावर्स का साथ दिया। ये बात हिंदुस्तान के मुसलमानों को बहुत बुरी लगी, और फिर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो मामला और भी बिगड़ गया, क्योंकि अब ब्रिटिश एम्पायर सीधे सीधे उनके खलीफा के खिलाफ जंग के मैदान में था। तो जाहिर है, वॉर के दौरान अंग्रेज़ों को इंडियन मुस्लिम्स के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत थी, तो उन्होंने एक बहुत ज़रूरी वादा किया। उन्होंने साफ साफ कहा, बिल्कुल यकीन दिलाया कि हम खलीफा की अथॉरिटी को, उनकी सत्ता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस वादे पर भरोसा करके ही कई भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिश वॉर एफर्ट में उनका साथ दिया। लेकिन जैसे ही जंग खत्म हुई, पासा पलट गया। 1920 की ट्रीटी ऑफ सेवरेज ने ऑटोमन एम्पायर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जो वादा किया था, ठीक उसका उल्टा किया। इंडियन मुस्लिम्स के लिए ये एक बहुत बड़ा धोखा था, और इसी धोखे से जो गुस्सा पैदा हुआ, उसी ने एक बहुत बड़े आंदोलन की जमीन तैयार कर दी। और इसी गुस्से और बेचैनी से भरे माहौल में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जिन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स का रुख हमेशा के लिए बदल दिया, महात्मा गांधी। गांधी जी ने इस सिचुएशन को सिर्फ एक मुस्लिम इशू की तरह नहीं देखा। नहीं, उन्होंने इसमें एक ऐतिहासिक मौका देखा, ब्रिटिश राज के खिलाफ पूरे भारत को एक करने का। उनके लिए ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नहीं थी कि चलो मुस्लिम्स को फ्रीडम स्ट्रगल में ले आते हैं, बल्कि ये एक नैतिक जिम्मेदारी भी थी कि मुश्किल वक्त में अपने देशवासियों का साथ दिया जाए। हाँ, ये बात भी सच है कि जिन्ना जैसे कई बड़े लीडर्स ने चेतावनी दी थी कि धर्म को नेशनल पॉलिटिक्स के सेंटर में लाना खतरनाक हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में एक बड़ा फैसला लिया गया, और इस तरह एक मजहबी मुद्दा ऑफिशियल तौर पर भारत के नेशनल मूवमेंट का एक अहम हिस्सा बन गया। और इसके बाद जो हुआ वो सच में इंडियन हिस्ट्री में पहले कभी नहीं देखा गया था। 1920 से 1922 ये वो 2 साल थे जब खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये दोनों मिलकर एक ऐसी जबरदस्त लहर बनी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और ये कोई बिना सोची समझी भीड़ नहीं थी। इसकी प्लानिंग बहुत सिस्टमैटिक थी। 4 स्टेज का प्लान था। पहला स्टेप, जितने भी टाइटल्स और ऑनर्स अंग्रेजों ने दिए हैं वो वापस करो। दूसरा स्टेप, सरकारी नौकरियां, पुलिस, आर्मी, सबका बाइकॉट। तीसरा, विदेशी सामान का बाइकॉट। और आखिरी और सबसे बड़ा स्टेप, टैक्स देना बंद कर दो। खुद गांधी जी ने अपना केसरे हिंद मेडल लौटाकर इसकी शुरुआत की थी। जरा उस दौर को इमेजिन करके देखिए, क्या मंजर रहा होगा। एक तरफ आर्य समाज के बड़े नेता स्वामी श्रद्धानंद दिल्ली की जामा मस्जिद की मिंबर से भाषण दे रहे हैं। दूसरी तरफ अली ब्रदर्स की मां आबादी बानो बेगम, जिन्हें सब प्यार से बी अम्मा कहते थे, वो पर्दे की रिवायत को तोड़कर बाहर निकली और हिंदू मुस्लिम यूनिटी की एक पावरफुल आवाज बन गई। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, एकता का ये सुनहरा दौर ज्यादा लंबा नहीं चला। बहुत जल्द मूवमेंट के अंदर से ही हिंसा की खबरें आने लगी, और बाहर से एक ऐसा झटका लगा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और इस मजबूत दिख रहे गठबंधन में धीरे धीरे दरारें पड़ने लगीं। और इसका जो पतन हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। एक के बाद एक झटके लगे। जुलाई 1921 में अली ब्रदर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे लीडरशिप कमजोर पड़ गई।
फिर अगस्त में मालाबार का मोपला विद्रोह, जिसने एक बहुत ही हिंसक और सांप्रदायिक रूप ले लिया। और फिर वो हुआ जो सब जानते हैं, फरवरी 1922 में चौरी चौरा का वाकया, जिसके बाद गांधी जी ने अचानक पूरा मूवमेंट ही वापस ले लिया। मोपला विद्रोह की बात करें तो ये शायद इस पूरे आंदोलन का सबसे दुखद चैप्टर है। जो चीज़ एक एग्रेरियन कॉन्फ्लिक्ट यानी मुस्लिम किसानों और हिंदू जमींदारों के बीच एक झगड़े के तौर पर शुरू हुई थी, वो देखते ही देखते खिलाफत राज के नारों के साथ एक खतरनाक कम्युनल वायलेंस में बदल गई। इस एक घटना ने हिंदू मुस्लिम एकता की बुनियाद पर बहुत गहरी चोट की। अब देखिए, एक तरफ भारत में ये आंदोलन अपनी अंदरूनी मुश्किलों से लड़ ही रहा था कि फाइनल ब्लो, सबसे बड़ा झटका वहां से आया जहां से कोई सोच भी नहीं सकता था, खुद तुर्की से। और विडंबना देखिए, 3 मार्च 1924 को मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने खलीफा के पद को ही खत्म कर दिया। सोचिए, जिस चीज को बचाने के लिए हिंदुस्तान में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, उसे तुर्की के लोगों ने खुद ही खत्म कर दिया। तो आखिर में सवाल यही आता है कि खिलाफत आंदोलन ने हमें दिया क्या, इसकी लेगेसी क्या है? और इस मूवमेंट की तरह ही इसकी विरासत भी उतनी ही कॉम्प्लेक्स और विरोधाभासों से भरी है। इसे आप एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह देख सकते हैं। एक तरफ पॉजिटिव साइड ये है कि इसने लाखों मुसलमानों को पहली बार नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल से जोड़ा, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू वो थोड़ा डार्क है। इसने मजहबी पहचान को नेशनल पहचान से ऊपर रखने की एक टेंडेंसी को मजबूत किया। इसने पॉलिटिक्स में धार्मिक लीडर्स को एक सेंट्रल रोल दे दिया, जिसने शायद अनजाने में ही सही उस सोच के लिए जमीन तैयार की जो आगे चलकर 2 नेशन थ्योरी कहलाई। और आखिर में खिलाफत आंदोलन हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब धर्म और राजनीति का संगम होता है तो वो आखिर में लोगों को जोड़ता है या तोड़ता है? इस आंदोलन की कहानी शायद यही दिखाती है कि एक ऐसी ताकत है जो एक पल में तो लोगों को अविश्वसनीय तरीके से एक कर सकती है, लेकिन अगले ही पल उन्हें हमेशा हमेशा के लिए बांट भी सकती है।